अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज से बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, समाप्त कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरखास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आई हैं जिन्हें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात पर आज हुक्मनामा जारी करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई सेशन नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। दीगर जमातें हिम्मत करें और केस में फरीक बने। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार इंसाफ करेगा। अवाम ने मैंडेट दिया है, इलेक्शन कमीशन भी अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगी। है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी। जब अवाम ने अपना फैसला 8 तारीख को सुनाया है तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है कि कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ है, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। मखसूस नशिस्तें उन जमातों के लिए होती हैं जो कामयाब होकर पार्लिमान में आती हैं। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजर सानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 10-12 सीटें खाली हों तो असम्बली मुकम्मल नहीं। आसिम नज़ीर तारड़ की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा कि आइन की पामाली करते हैं, मीडिया के सामने रोना रोते हैं, फिर खुद ये इल्तवा मांगते हैं। ख़वातीन की और जो हमारी अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी जाएँ जिस जमात ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। और ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो पिटिशनर हैं उन्होंने वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से एडजर्नमेंट के जी कल के लिए फिर आप इसे फिक्स कर दें। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फिक्स कर दिया जाए। जो मखसूस नशिस्तें हैं आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) और आर्टिकल 224(6) के प्रोवाइजो के तहत उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं। और इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM की तरफ से फरूक नसीम ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आखिरी तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। जब फहरिस्त ही जमा नहीं कराई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। ऐसी पार्टी मखसूस नशिस्तों का दावा कर रही है जो एक भी जनरल नशिस्तें नहीं जीती। इसी पर साहब क्या कहेंगे, कानून क्या कहता है, क्या अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक मखसूस नशिस्तों पर बनता है? पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व सीट्स या नॉन मुस्लिम्स की सीट्स हैं इनको आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, आर्टिकल 224, सेक्शन 104 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल 2017 डील्स करते हैं। और उसके अंदर बड़ी वाज़ेह इस चीज़ की पोजीशन है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं अगर वो कोई इलेक्शन जीत के आते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और वो ऐसी पार्टी हो जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस जो है वो उस रिस्पेक्टिव असेंबली के अंदर मौजूद हो। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर आए हैं तो उनकी वहां पर लिस्ट मौजूद हो, यानी कि प्रेजेंस मौजूद हो उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसको उन्होंने ज्वाइन करना है, या नेशनल असेंबली है तो उसके अंदर उनकी प्रेजेंस का होना जो है वो मस्ट है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस मौजूद ही नहीं है तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उस पार्टी को जो आउटसाइड द एम्बेट ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली है उसको वो ज्वाइन नहीं कर सकते। और अब जब वो ज्वाइन नहीं कर सकते
तो वो उनका डिक्लेरेशन देना किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को ये कहना है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो है ये मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि जनरल इलेक्शन का आपका जो स्केड्यूल है, जो सेक्शन 57-58 इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे इशू होता है, उसके अंदर भी जब जनरल सीट्स पे इलेक्शन में जाया जाता है तो साथ ही रिजर्व सीट्स का भी शेड्यूल आता है। और वो जो शेड्यूल था वो 15 दिसंबर 2023 को इशू हुआ था और पहले उसको 22 दिसंबर 2023 तक किया गया, फिर 2 दिन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सटेंशन की और 24 दिसंबर 2023 को ये सारा प्रोसेस जो था वो मुकम्मल हो गया। अब टेक्निकली लीगली इस चीज के अंदर ये है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर 3 दिन इस पार्टी के अलावा किसी को ज्वाइन नहीं करते तो इनका स्टेटस फिर इंडिपेंडेंट के तौर पर ही रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि उसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस हो तो उसको इलेक्शन लड़के अपने निशान के ऊपर किसी न किसी असेंबली के अंदर, चाहे वो प्रोविंशियल थी या नेशनल थी, उसके अंदर मिनिमम 1 सीट चाहिए थी उस रिस्पेक्टिव असेंबली के अंदर, ताकि रिटर्न कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट अगर उसे ज्वाइन करना चाहें तो वो नहीं करें। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं है। न इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो थे उस वक्त जो थी उनको लिस्ट दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिजर्व फॉर वुमेन और जो आपकी नॉन मुस्लिम थी, और इस वक्त जो है ना ही इनके जो प्रेसिडेंट थे वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जो है वो जीते और असेंबली के अंदर आए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे भी इलेक्शन नहीं लड़ा। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की जब किसी असेंबली के अंदर उनकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है अब आउटसाइड एक अरेंजमेंट करके फॉर द पर्पसेस ऑफ रिजर्व सीट जो है अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 104 और रूल 92, 93, 94 जो है इलेक्शन रूल्स का वो इसकी इजाजत नहीं देते। और गालिबन इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी ये जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट करेगा, क्योंकि अगर इनको रिजर्व सीट्स मिलनी होती तो इनको जिस तरह दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की जिनके असेंबली के अंदर प्रेजेंस है उनको रिजर्व सीट्स भी मिली है, उनके कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उन्होंने ज्वाइन भी किया है और वो स्ट्रेंथ जो है प्रोपोर्शंस की जो आर्टिकल 51 या 106 के अंदर बढ़नी चाहिए थी। जी ठीक है, कल समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई है, देखते हैं कि क्या फैसला होता है। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाक फौज ने फिर कर दिखाया, पाकिस्तान की जासूसी के लिए एलओसी पर आने वाला भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया, मलबा तलाश कर लिया गया। सरहद पर पाकिस्तान की जासूसी का भारतीय हरबा एक बार फिर नाकाम। 25 फरवरी दोपहर 12:55 पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिराने के बाद पाक फौज ने इसकी बाक़ियात की तलाश का काम शुरू किया। 26 फरवरी को एलओसी पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात मिल गयी। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की यूनिट का निशान भी मौजूद है। पाक फौज ने क्वाडकॉप्टर का मलबा कब्जे में लेकर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल हो गए। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तैयारा मार गिराया था। कश्मीरी अवाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़कर पाक फौज के हवाले कर दिया था। 27 फरवरी को भारत की जिल्लत और रुसवाई का इंतजाम मोदी हुकूमत ने 26 फरवरी को ही कर दिया था। भारतीय तैयारे रात के अंधेरे में बालाकोट में बम फेंककर फरार हुए, जिसमें एक पाकिस्तानी कौवे की जान गई। जवाब में पाकिस्तान ने भारत का MiG-21 गिरा दिया। भारत का दावा क्या था, वाकया क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फरवरी 2019 में भारत का पुलवामा ड्रामा नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर भारत को ऐसी धूल चटाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से पाक फिजाए की जवाबी कार्रवाई ने भारत से ऐसा हिसाब चुकता किया कि अब वो कभी पाकिस्तान की फैंटास्टिक टी को नहीं भूलेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 बरस मुकम्मल होने की मुनासबत से देखते हैं खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर साथी समेत मारा गया। फायरिंग के तबादले में एसपी एजाज खान शहीद हो गए। डीएसपी समेत 3 एहलकार जख्मी हुए। पेशावर में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से अबाबील फोर्स का एक और एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जरा मट्टा काटलिंग में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की।
हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर साथी समेत मारा गया। फायरिंग के तबादले में SP एजाज खान शहीद, DSP समेत 3 एहलकार जख्मी हुए। जख्मी DSP नसीम खान, मंसूर और सलीम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर के थाना फंदोकी की हदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से अबाबील फोर्स का एक एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। ना रुकने पर ताक़ुब किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। शहीद कांस्टेबल कैसर खान की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। SSP ऑपरेशन समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही फराई से मनसबी का आगाज कर दिया। सिविल सेक्रेटरीट का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सेहत ने मरियम नवाज को पोलियो मुहिम के बारे में ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे की बागडोर संभाल ली। सिविल सेक्रेटरीट का दौरा। वज़ीर आला पंजाब को निगरान दौर में सिविल सेक्रेटरीट में करवाए गए तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का दौरा भी किया। दौरे में सेक्रेटरी सेहत ने मरियम नवाज को सूबे में जारी पोलियो मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PND और सेक्रेटरी खजाना ने दस्तियाब तरक्याती फंड से आगाह किया। मरियम नवाज ने साबिक कमिश्नर ऑफिस को गिराकर नई बनाई गई महकमा दाखिला की इमारत का भी दौरा किया। नून लीग का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। इत्तेहादियों से मुशावरत भी की जाएगी। ANP बलूचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सनाउल्लाह जहरी, सरफराज बुगटी, चंगेज जमाली और अली हसन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। वफाक में हुकूमत साजी, नून लीग की बड़ी बैठक। पार्लियामानी पार्टी का इजलास कल तलब। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। नामुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। नून लीग कल इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत करेगी। 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में अरकान के एहसास में इशाइया भी देंगे। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कमर कस ली। आसिफ जरदारी से ANP बलूचिस्तान के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के जाले रहनुमाओं की भी साबिक सदर के साथ बैठक हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम पर मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इलेक्शन कमीशन में जाकर हमारी सीटें मांगना गैर जमहूरी और गैर आईनी है। सियासी जमातों का कोटे से हटकर मखसूस जिससे क्लेम करना गैर आईनी इकदाम है। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि आइन में वाज़ेह है कि जिस जमात की जितनी नशिस्तें हैं उसके मुताबिक उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। बात हो रही थी, मुझे खुशी थी कि बहुत सारे जो लीडरान थे हमारे ओपोनेंट्स के, वो कहते थे कि हमारा इन रिजर्व सीट्स पे कोई हक नहीं, हम उनका ये तो हमारा जितना था कोटा मिल गया, अब ये जो विमेन सीट्स एंड रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज की, वो हक है जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन फैसला करे, ये इलेक्शन कमीशन जानती है और वो जानते हैं, वो जाने PTI या सुन्नी तहरीक जिसके तहत PTI ने अपने कैंडिडेट्स को पार्क किया है फिलहाल। लेकिन आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोसीडिंग्स चली और वहाँ जो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, वो आके क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये इतनी गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक ये स्टेप है जो मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से कि ये भी रेज करेंगे। तो मैं ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए लेके आया हूं कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास कल तलब कर लिए गए हैं। इजलास के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। KP में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी होगा। मुल्क में हुकूमत साजी का अमल पुरअमन अंदाज से जारी। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार का फैसला ताहाल नहीं हो सका। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने भी बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। इजलास में अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। 65 में से 51 अरकान जनरल नशिस्तों पर मुंतखब हुए। मखसूस नशिस्तों की 11 खवातीन और 3 अक़लियती अराकीन भी असम्बली का हिस्सा बनेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इजलास में 9 मुंतखब अरकान सुबह असम्बली हल्फ लेंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोलने के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, आगाह कीजिएगा।
खैबर पुख्तनख्वा असम्बली का इजलास कल होगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी है और कल इजलास में जो है वो नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हलफ लेंगे। मेरे साथ इस वक्त असम्बली के सेक्रेटरी किफ़ायतुल्लाह अफरीदी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, तैयारियाँ कितनी हद तक मुकम्मल हो चुकी है और अभी तक कितने MPs ने रजिस्ट्रेशन की है? हमारे पास तो अभी तक तकरीबन 79 मेंबर्स आए हैं जिन्होंने अपने कवायफ और अपने असम्बली कार्ड के लिए तस्वीर खिंचवाई हैं। और यहाँ पर जो नए मेंबरान आए हैं उन्होंने अकाउंट्स भी खोले हैं बैंक के, और जो जिनको रिहाइश दरकार थी उन्होंने MP हॉस्टल के लिए दरख्वास्तें भी दी हैं कि वहाँ पर वो रिहाइश करेंगे। सर, कल इजलास के लिए तैयारियाँ कितनी हद तक? हमारी तो पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं और हाउस वगैरह का जितना भी मरहला है वो हमारा पूरा मुकम्मल है। जैसे सिर्फ हमने मेंबरान के सहूलत के लिए ये वन विंडो ऑपरेशन का वो एहतमाम किया था। वैसे तो हमारे जो असल जो काम है जहाँ पर मेंबरान ने हल्फ उठाना है और फिर रोल ऑफ मेंबर पे दस्तखत करने हैं, वो तो हमारे साथ हर वक्त रेडी होते हैं हम इंशाल्लाह। वो तो 1 घंटे के नोटिस पर भी हम होते हैं, हमें तो बहुत दिन मिल गए थे इसमें। जैसा कि आप लोग देखें, हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी है और कल जो है वो नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हलफ लेंगे। ठीक है नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में किसी जमात की जानिब झुकाव नहीं रखता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका पाकिस्तान में अवाम की मर्जी की अक्कास हुकूमत चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है, अमरीका इसमें फरीक नहीं। मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर अमरीका तबसरा करे। उनका कहना था कि हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज किया। लाहौर में मुश्तइल हुजूम से खातून को बचाने वाली ASP के चर्चे, शहरबानो नकवी हीरो बन गई। शहरबानो एक बार फिर बनी दुनिया भर की मेहमान। बताया कि मजमे का सामना करना पुलिस की पेशा वराना तरबियत का हिस्सा होती है। कुछ SOPs है जिनका ख्याल रखना होता है। मुतासर अफराद को बचाना अव्वलीन तरजीह होती है। मजहबी अफराद और फ़रक़ीन को शामिल और बातचीत करके मामले को सुलझाया जा सकता है। हिस्सा होता है कि वी हैव टू whenever we are in such a situation जहाँ मॉब को फेस कर रहे हो, उधर फेयर इज समथिंग, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन बट इट शुड बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव मैनर इंस्टेड ऑफ अ नेगेटिव मैनर। और उसके अंदर बस हमें कुछ SOPs बताए हुए व्हिच वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो, जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि हम लोग को वी हैव टू एंगेज विद द क्राउड, वी आर सपोज्ड टू हैव अ डायलॉग विद देम। सेकंड फिर ये आ जाता है कि अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट लगता है जो कि शरारत कर सकता है, उसको आपने आइसोलेट करना होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द विक्टिम, जिसके ऊपर क्राउड जो है वो टूट पड़ा है, उसकी लाइफ और उसकी सैंक्टिटी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 3 चीजें हैं जिनको हम लोग स्ट्रिंजेंटली रिलीजियसली फॉलो करते हैं ताकि सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें। और अब मौसम की बात करेंगे। मुल्क में सर्दी का धुआंधार स्पेल, बलूचिस्तान में बारिश और नॉन स्टॉप बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला सफेदी में ढक गए। कराची में यखबस्ता हवाओं ने डेरे डालिए। महकमा मौसमियात ने आज बालाई सिंध और पंजाब में तेज बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। PDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। कराची से कश्मीर तक मौसम ठंडा ठार। शहर कायद में सर्दी को ब्रेक लग गया। यखबस्ता हवाओं ने डेरे डाल दिए। 34 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। शहरियों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए। बलूचिस्तान में बारिश और नॉन स्टॉप बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, जोब, बारखान और कोहलू में बादल जमकर बरसे। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, कई रास्ते बंद हो गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। जिला खैबर में भी बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में रुई के गालों की बरसात। कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। लियाकतपुर, कंदकोट समेत सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसे। सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आज बालाई सिंध और पंजाब में तेज बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। PDM ने मुताल्लिक़ इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। मौसम सरमा की बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो गया, जिसमें पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद जान लेते हैं चुमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान अचकजई से। जी बिल्कुल,
मौसम सरमा की बारिशों का जो नया स्पेल है वो पूरा बलूचिस्तान में इस वक्त दाखिल हो चुका है, जिसने पूरे बलूचिस्तान को पेट में ले चुका है। मैं आपको बताना चलूँ कि इस वक्त जो पहाड़ी सिलसिले हैं चमनदरा, ख्वाजा इमरान, कान तरजई और तोबा चिकजई, इस पर शदीद बर्फबारी जारी है। इस वक्त मैं ख्वाजा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जबकि ट्रैफिक की जो अमदरफ्त है उसमें कोई खलल नहीं आई है और तेज हवाओं अगर चमक के साथ शुरू हुआ है। मैं आपको बताना चलूँ कि महकमा मौसमियात ने इसको मजीद जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद सर्दी के पेट में आ चुके हैं और बारिश का सिलसिला इस वक्त पहाड़ी सिलसिलों पर ताहाल जारी है। ठीक है जाफर, आपका बहुत शुक्रिया। 2 दिन मुसलसल बर्फबारी के बाद तहसील बालाकोट की हसीन वादी कचली के मुकाम पर धूप निकलते ही माहौल सहर अंगेज हो गया। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब। मैं तहसील बालाकोट के मशहूर सियाती मकाम कचली के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पे मौसम की बात करें तो हालिया दिनों में होने वाली बर्फबारी के बाद आज जब यहाँ पे सूरज निकला है तो माहौल को इसने बहुत ज़्यादा सैरंगेज़ बना दिया। अभी भी रुई के छोटे छोटे आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और ये यहाँ पे आज परियों की सरजमीन महसूस हो रही है और यहाँ पे तकरीबन 2.5 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। रास्ते बिल्कुल साफ़ हैं। तहसील बालाकोट से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर ये वाक़या है। आप छोटी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं। आगे थोड़े से रास्ते के लिए आपको 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 4 रोज़ यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मौसम मज़ीद सर्द हो गया, जबकि बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों के रोड बंद होने से ग़ज़ाई अजनास में कमी हो गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुमताज़ अहमद भट्ट से। वादी नीलम के अंदर सर्द हवाओं का राज बरकरार है। वादी नीलम के मुख्तलिफ बालाई और ज़ेरिए इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। दर्जा हरारत जो है रात के औकात में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, दिन के औकात में -7 से 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कों की तो वादी नीलम की बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं, जबकि 25,000 की जो आबादी है ग्रेस वैली और ताओबाट वैली की वो मैसूर होकर रह गई है। वादी नीलम के बालाई इलाकों में अद्वियात और खुराक की किल्लत, ताज़ा सब्जियों और फल फ्रूट की किल्लत का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। अगर मौसम की तो आइंदा 2 रोज़ तक महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी नीलम आपका बहुत शुक्रिया। और जन्नत नज़ीर खित्ता कश्मीर के मौसम की बात कर लेते हैं, जहाँ सर्द मौसम के बावजूद सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख किया हुआ है और पुरकशिश नज़ारों को देख कर सयाहों की मौज मस्तियां जारी हैं। मजीद जानते हैं बशारत मुगल से। जी बशारत। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में जहाँ सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है, वहीं बड़ी तादाद में सयाहों ने भी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाती मकामात का रुख किया हुआ है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ आके उनको कैसा लगा, क्या फीलिंग्स हैं ये बर्फबारी को देख। कश्मीर बहुत अच्छा लगा, मेरा तो दिल करता है बार बार मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसे बहुत प्यारा है। अच्छा बेटा ये बताओ आप कहाँ से आए हो? कराची से। कराची से आए हो, तो कश्मीर आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कराची में जितनी गर्मी होती है इधर बर्फ़ देख के बहुत ही अच्छा दिल हो गया है, दिल खुशहाल हो गया है और अच्छा लगता है। इतने एक टूरिस्ट स्पॉट है, पाकिस्तान में ही एक अपना स्विट्जरलैंड बना हुआ है, तो इतना वो है नहीं। सयाह जो आते हैं जहाँ उनसे क्या कहोगे, क्या पैगाम दोगे? कि उनको भी यहाँ पे आना चाहिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी एक चांस देना चाहिए। यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, स्पॉट्स हैं, तो उनको भी यहाँ पे आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा मुख्तलिफ यहाँ सयाहों से इस वक्त बात हो रही है। बिल्कुल मेरे कैमरा मैन अगर ये दिखा सके, बड़ी तादाद में इस वक्त सयाह यहाँ मूव कर रहे हैं बलाई इलाकों को, और जिस शख्स से बात हो रही है उसके जज्बात यहाँ दीद रही हैं। इनका यही कहना है कि कश्मीर जहाँ हम आए, आज हम इस जो खूबसूरत। बहुत शुक्रिया बशारत मुगल अपडेट कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बर्फबारी के बाद से बलाई इलाकों में हर जानिब सफ़ेदी छाई हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं वादी नलतर में मौजूद पोल न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम खान से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा, मौसम कैसा है गिलगित बल्तिस्तान का? इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी नलतर में। गुज़िश्ता 2 रोज से जो बर्फबारी का सिलसिला जारी था गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में,
उसका सिलसिला रुक चुका है, मगर बारिश के बाद से पूरे इलाके की सफेद चादर ओढ़ ली है। इस वक्त मैं नलतर बाला में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो सफेदी में डूब चुका है। वो दरख्तों और पहाड़ों सारे जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर हर तरफ जो है सफेदी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत जो है दिन के औकात में, क्योंकि आज मौसम जो है वो काफी हद तक बेहतर है, मगर दिन के औकात मौसम बेहतर रहता है, मगर शाम के औकात यकबस्ता हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजिमात से गिर जाता है। इसके साथ साथ अगर दीगर बालाई इलाकों की बात करते हैं, जैसे बल्तिस्तान डिवीजन, जिला खिजर, जिला हुंजा, जिला अस्तोर में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रुक चुका है, मगर आइंदा 2 रोज के बाद जो है बारिशों का नया ठीक है। नदीम खान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में जंग का 143वां रोज है। इसराइली बर्बरियत के मुजाहरे बराबर जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल 90 बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद, जबकि 164 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि जंग बंदी के करीब हैं, पीर तक बड़ा ऐलान होगा। गजा में जंग का 143वां रोज, इसराइली बमबारी जारी, 150 से जायद मासूम बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। गरब उर्दन में इसराइली काबिज फौज ने सोबास शहर और अल्फारा कैंप में फायरिंग करके 3 फलस्तीनियों को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उन्होंने इस्तीफा हमास और इसराइल की बढ़ती कशीदगी पर दिया है। सदर महमूद अब्बास ने इस्तीफा कबूल कर लिया। इसराइल हमास जंगबंदी, सदर बाइडन ने आइंदा पीर तक बड़ी खबर की उम्मीद दिला दी। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जंगबंदी के करीब हैं, पीर तक बड़ा ऐलान होगा। दूसरी जानब सीज़फायर के दौरान गजा में कैद दर्जनों इसराइलियों का तबादला भी मुमकिन हो सकता है। बात करेंगे कराची में वारदातें जारी हैं, मुलजिम बेलगाम हैं। डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने मजीद अफराद को जख्मी कर दिया। ऐसे में पुलिस के एक्शन भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से मुलजिमान को धर लिया गया। रोशनियों के शहर में शहरी खौफजदा, लुटेरे बेखौफ, कराची में डकैत आजाद घूमने लगे। लजबेला जमशेद क्वार्टर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। लांढी बाबर मार्केट के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ। औरंगी टाउन बनारस पुल पर मुबैना मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बनारस पुल पर फैमिली से वारदात कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, शहरी से छीना गया पर्स और नकदी बरामद की गई। ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब पुलिस ने डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फरार मुलजिम हसनैन से असलहा, नकद रकम और मोटरसाइकिल बरामद की गई। किस्मत की देवी मेहरबान रहे, धन दौलत की बरसात रहे, इसी मकसद के तहत ताइवान के शहरियों ने रात रंगीन बनाई। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने खूब रौनक मेला लगाया। टॉम क्रूज ने टॉप गन और मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों को खैराबाद कह दिया। अब कुछ जरा नया करेंगे। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज अब मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन पर मजीद फिल्में नहीं बनाएंगे। आने वाली फिल्मों में शायकीन अब टॉम क्रूज को एक बिल्कुल नए अंदाज और नए किरदारों में देखेंगे, जिसमें हॉरर भी होगा और एक्शन का मुनफरिद अंदाज भी। और अब जिक्र करेंगे PSL 9 का, जहां जबरदस्त बल्लेबाजी, शानदार कप्तानी। PSL में कल की शाम बाबर आजम के नाम रही। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। PSL में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। और इसके साथ ही पोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।